हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम आर्टिकल 12 से 18 को डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम इसके आगे के आर्टिकल को देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कल जो एग्जाम हुआ था 24 जुलाई को एसएससी फेज 13 का, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स के 2 आर्टिकल पूछे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पिछली वीडियोज में डिस्कस किए थे उसे हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन सभी बातों को हम पिछली वीडियोज में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से बोरो किया गया था, तो अमेरिका के संविधान से इसे लाया गया था। फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने का यह अधिकार यानी सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, यानी प्रेसिडेंट के पास है। और अगर इसे हमें परमानेंटली खत्म करना हो, समाप्त करना हो, तो यह किसके पास अधिकार है, संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब एक और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसे इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से आर्टिकल है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये है 6 तरह के फंडामेंटल राइट जो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 यानी समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसका मतलब क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। तो ये है 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट में, ठीक है। ओरिजिनली 7 थे। एक था राइट टू प्रॉपर्टी जिसे अब रिमूव कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी जिसे अब नहीं है फंडामेंटल राइट, इसे रिमूव कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अब इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है, ध्यान रखिएगा। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई, ठीक है। अब ये कुछ आर्टिकल है जिसे हम पिछली वीडियोज में डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप पिछली वीडियोज को देख लीजिएगा, आपको ये सब ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं आर्टिकल 12 से 18 जो पिछली वीडियोज में हम डिस्कस किए थे। आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है यानी राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 13 है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। आर्टिकल 14 टू 18 ये क्या है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का निषेध, यानी कि आप रिलीजन, कास्ट, सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर बेस आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला है आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत को खत्म करने की बात आर्टिकल 17 करता है। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले राइट को। अगला राइट है राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। अब आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 जैसे जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स में ओरिजिनली 7 तरह के राइट्स थे और प्रेजेंट में 6 हैं, उसी तरह से आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं और मूल रूप से 7 थे, ठीक है। अब ये 6 कौन है उसे हम देखते हैं। सबसे पहला है 6 में, आप 19 का ए देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की स्वतंत्रता है। 19 का बी क्या है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली यानी सभा करने की स्वतंत्रता। सी क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
19 का डी है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 का ई है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। 19 का एफ जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले था लेकिन अब इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिमूव करके इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है और 300 ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। 19 का जी क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, यानी किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय या व्यापार या उद्योग को करने की स्वतंत्रता है। तो ये है 6 तरह के अधिकार। अब हम इसे एक कहानी से समझते हैं जिससे कि हमें याद रहे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अगर बोलने से भी आपकी बात नहीं बनती है तो आप क्या करेंगे? सभा में अपनी बात रखेंगे और सभा में बात यानी कि सभा करने की स्वतंत्रता। अगर आपको सभा में भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप एक संगठन बनाएंगे, यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर संगठन बनाने में भी एक राज्य में आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप दूसरे राज्य में जाएंगे, यानी देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। और अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां आपको बसना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अब जब वहां पर रहेंगे, बसेंगे तो आपको कमाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आप इसे क्विक रिवीजन कर लीजिए। कैसे? तो सबसे पहले कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बोलेंगे, बोलने से बात नहीं बनती है तो आप सभा में अपनी बात रखेंगे, सभा में बात रखने पर भी अगर नहीं होती है तो आप संगठन बनाएंगे, संगठन बनाने में भी अगर एक राज्य में नहीं सुनी जाएगी तो आप दूसरे राज्य में जाएंगे। तो अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको वहां रहने की जरूरत पड़ेगी और अगर आप वहां रहेंगे तो आपको व्यापार करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 19 के तहत, ये है 6 तरह के फ्रीडम जो आपको ध्यान रखना है। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे को अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये थे 6 तरह के अधिकार जो आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें 3 टाइप्स के फ्रीडम हैं। ठीक है, वो 3 टाइप्स कौन से हैं? पहला है एक अपराध की एक सजा, वन पनिशमेंट फॉर वन ऑफेंस। अगर आप कोई क्राइम करते हैं और उस क्राइम के लिए अगर आपको सजा मिल गई है तो दोबारा उस क्राइम के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी, यानी एक अपराध की एक सजा। दूसरा बात क्या है? दूसरा पॉइंट है अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा, यानी पनिशमेंट शैल बी गिवन ओनली अंडर द लॉ दैट वाज इन फोर्स एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है, तो जब आप क्राइम किए थे उस समय जो कानून था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, आप पर मुकदमा चल ही रहा है और जो उस टाइम कानून था उसमें मान लीजिए संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, तो उसमें चेंजेज आ गए, लेकिन आपको सजा कैसे मिलेगी? मान लीजिए आपको बाद में जब सजा मिलती है तो आपको सजा कैसे मिलेगी? जब आप अपराध किए थे उस टाइम जो कानून था उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी, ना कि अमेंडमेंट के बाद के कानून के तहत। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ, यानी अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है तो उसे ये फोर्स नहीं किया जा सकता है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। तो आर्टिकल 20 में ये 3 टाइप्स के फ्रीडम है। पहला क्या है? एक अपराध की एक सजा, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा। और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब चलिए, अब हम आर्टिकल 21 को देखते हैं। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या है? अंडर दिस प्रोविजन एवरी इंडिविजुअल्स हैज द राइट टू लिव विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ एंड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट टू लाइफ, यानी इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को कानून की सीमाओं के भीतर जीवन जीने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को इस जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं कर सकता है। ठीक है?
ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप सुसाइड किए, ठीक है? अगर आप सुसाइड किए, अगर आपकी डेथ हो गई तब तो कोई बात ही नहीं है, बात खत्म। लेकिन अगर आप बच गए तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है? इसमें कई तरह के और भी राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके मोबाइल में पासवर्ड है, अब आपको अगले का बताने का मन है तो बताइए, नहीं बताने का मन है तो नहीं बताइए, ये हमारा प्राइवेसी है, हम मेरा मन करेगा तो हम बताएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं बताएंगे। तो ये क्या है? राइट टू प्राइवेसी है। इसी में राइट टू स्लीप का भी है, ठीक है? राइट टू हेल्थ, शेल्टर एंड लाइवलीहुड भी है, और राइट टू स्लीप भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। इसमें और भी बहुत सारे राइट हैं, आप चाहें वैसे तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप इसे एक बार गूगल करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से राइट प्राप्त हैं, ठीक है? अब आर्टिकल 21(1) देखते हैं। आर्टिकल 21(1) क्या है? राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन को, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें क्या बात करता है? तो आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? फ्री में एजुकेशन दी जाती है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? 21(a) के तहत है। द राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसे 1 अप्रैल 2010 को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी लागू किया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिए एग्जाम में इसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है, तो 21 के 1 में, और किस संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था ये भी ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो इसमें 2 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन जिसका मतलब क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद के अधिकार। मतलब अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद के अधिकार आपके पास क्या है? तो पहला क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई क्राइम किया है तो आपको पुलिस क्या अरेस्ट करने आएगी। अरेस्ट करने आएगी तो आपके पास यह अधिकार है कि आप उससे रीजन पूछें, उसे वारंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा क्या है? द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है? अब मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगी कि आप अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। अगर आप अपनी बेगुनाही का सबूत दे देते हैं तब तो मामला वहीं खत्म। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन क्या है? द अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ देयर चॉइस। मतलब गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अगर आप अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देते हैं तो आपके पास यह अधिकार है कि आप अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं, और जैसा वकील कहेगा आप वैसा वैसा करेंगे। दूसरा क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निरोधात्मक निरोध। इसका मतलब क्या होगा? यह ऐसा मतलब कानूनी पावर है जिसमें व्यक्ति को क्राइम करने के बाद नहीं बल्कि क्राइम करने के पहले ही डिटेन किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी इन एडवांस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। मतलब व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के पहले ही हिरासत में लेना, ठीक है? दूसरा क्या है? नो नीड टू शो अ वारंट। इसमें वारंट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा क्या है? सच अ पर्सन कैन बी केप्ट इन जेल फॉर अप टू 3 मंथ्स विदाउट बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो इसमें जैसे उसमें क्या था? 24 आवर की प्रोविजन था, इसमें क्या है? इसमें 24 आवर की प्रोविजन नहीं है, इसमें 3 महीने का प्रोविजन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से बियॉन्ड एक्सीड नहीं कर सकती है, और अगर करना है तो हाई कोर्ट एक पैनल बनाएगा, और अगर उस पैनल ने रिकमेंड कर दिया तभी 3 महीने से ज्यादा एक्सीड कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला क्या है? गिरफ्तारी के बाद के अधिकार। गिरफ्तार करने होने के बाद आपके पास क्या अधिकार है? तो पहला क्या है कि आप कारण पूछ सकते हैं, आप वारंट मांग सकते हैं। दूसरा क्या है कि पर्सन को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और तीसरा क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए पहले ही हिरासत में लेना, इसमें वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है।
जैसे कि जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो सरकार को यह डर था कि प्रोटेस्ट या वायलेंस हो सकता है। इसीलिए कई पॉलिटिकल लीडर को हाउस अरेस्ट किया गया था और यह पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि एक प्रिवेंटिव स्टेप था, ताकि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके। तो ये था स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अगला क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 23 क्या कहता है? बैन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड बॉन्डेड लेबर, अलाउ कंपल्सरी पब्लिक सर्विस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी मानव तस्करी, जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है, लेकिन लोकहित के लिए अनिवार्य सेवाओं की अनुमति है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवा सकते, यानी कि ह्यूमन की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। फिर से फोर्स लेबर, यानी कि आप किसी से भी मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, या फिर जबरन श्रम नहीं करवा। जबरन श्रम का मतलब आप किसी को फोर्स करके उससे काम नहीं करवा सकते हैं, या फिर आप काम करवा लिए और पैसा नहीं दिया, ये काम आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोकहित के लिए अनिवार्य सेवाएं की अनुमति है, यानी कि मान लीजिए अगर आप बाढ़ है, तो बाढ़ के टाइम आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। इन सभी चीजों की क्या है? अनुमति है। फिर है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या करता है? प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजरस जॉब, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध है। यानी कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना या खानों या फिर कहीं खतरनाक जगहों पर आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 23 और 24, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करता है। तो इसके आगे के आर्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच राइट? तो संविधान का जो अनुच्छेद 21A है वो किससे संबंधित है? राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि निजता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू फूड, या फिर राइट टू वोट। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, और साथ में वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो आर्टिकल बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।